सो वेलकम बैक एवरीवन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक। हमने लास्ट लेक्चर में मीन किया था। मीन के डीमेरिट्स मेरिट्स देखे थे, हमने इक्वेशन देखा था कैसे बनेगा। एंड देन फिर हमने ग्रुप डेटा के ऊपर देखा था मीन कैसे निकालेंगे, और ग्रुप डेटा के ऊपर एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है। अब ये लेक्चर में हम नया एक छोटा सा टॉपिक है मीन का, वो चालू करेंगे, विच इज कंबाइंड मीन। प्रॉपर्टीज है यहाँ पे लिखा है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो फर्स्ट इज कि तुम कंबाइंड मीन निकाल सकते हो अगर मैंने तुमको दो अलग अलग सीरीज या दो कंप्लीटली डिफरेंट डेटा दिया है। ठीक है, तो उसका कंबाइंड मीन कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। सेकंड इज चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल प्रॉपर्टी, वो भी हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है। तो पहला तो है कंबाइंड मीन। ठीक है, कंबाइंड मीन क्या होता है देखते हैं। कंबाइंड मीन का मतलब ये होता है अगर मेरे पास दो अलग अलग डेटा है या दो अलग अलग सीरीज ऑफ डेटा है। ठीक है, तो फर्स्ट डेटा का कुछ मीन होगा, सेकंड डेटा का कुछ मीन होगा, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ मुझे दोनों का अलग अलग मीन है मेरे पास, बट मुझे दोनों का कंबाइन चाहिए मीन। मतलब अगर मैं दोनों डेटा को साथ में कंबाइन कर लिया तो फिर नया मीन क्या होगा। अब तुम बोलोगे इजी है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक डेटा है। दूसरा डेटा है 11 13 15 17 19 21। ठीक है, तो इसका कुछ मीन होगा एक्स बार, इसका कुछ मीन होगा वाई बार। ये डेटा को मैं एक्स आई बोल रहा हूँ, डेटा वैल्यूज को, ऑब्जर्वेशंस को। इसको मैं वाई जे बोलता हूँ। ठीक है, इसमें मेरे पास 10 ऑब्जर्वेशन है, इसमें 6 ऑब्जर्वेशन है। इसका कुछ मीन होगा एक्स बार, इसका कुछ मीन होगा वाई बार। अब मैं बोल रहा हूँ कि अब मुझे दोनों डेटा को अगर मैंने कंबाइन किया तो उसका मीन क्या होगा, उसी को हम कंबाइंड मीन बोलते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे। तो तुम बोलोगे ठीक है ना, क्या करना है, इनको सबको ऐड करो, इनको सबको ऐड करो, जो एडिशन आएगा उसको डिवाइड बाय 16 करो, क्योंकि यहाँ पर 10 थे यहाँ पर 6 थे, तो 10 + 6 16 हो गया, तो डिवाइड बाय 16 बराबर है। बट व्हाट इफ मैंने डेटा ही नहीं दिया तुमको, मैंने सिर्फ दोनों डेटा का मीन लिख के दिया, फिर कैसे कंबाइंड में निकालोगे। बिकॉज अगर मैंने दोनों दोनों डेटा के सीरीज दे दी है तो इजी है निकालना, बिकॉज मैं बोल दोनों डेटा को खाली ऐड ही करना है ना। कंबाइंड मीन मतलब क्या होगा, दोनों डेटा के ऑब्जर्वेशन को ऐड करो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ अभी मैं डेटा नहीं दूंगा, मैं सिर्फ फर्स्ट डेटा का मीन दूंगा, सेकेंड डेटा का मीन दूंगा। अब मुझे कंबाइंड मीन निकाल के दो कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा डेटा कंबाइंड होता तो मीन क्या होता। तो वो केस में क्या करोगे, तो मैं मीन लिख के दूंगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द फर्स्ट डेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द सेकेंड डेटा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, पहले सोचते क्या कर रहे हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है डेटा x1 x2 xn। ठीक है, x1 x2 xn। ठीक है, इसका मीन कैसे निकालेंगे हम लोग। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn अपॉन, क्या करूंगा, n करूंगा, बिकॉज x1 x2 xn n ऑब्जर्वेशन है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्स बार, बराबर है फर्स्ट डेटा का मीन का फॉर्मूला हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ, एक्स बार इक्वल टू समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई अपॉन एन, बराबर है। ये फर्स्ट डेटा का हो गया। अभी सेकंड डेटा में लिख रहा हूँ y1 y2 वाई एम लिखता हूँ मैं यहाँ। एन इसलिए नहीं लिख रहा बिकॉज दोनों जगह पर सेम हो जाएगा। तो इसका मीन कैसे निकालेंगे, वाई बार y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 वाई एम अपॉन, अपॉन एम करूंगा बिकॉज एम ऑब्जर्वेशन है। इसको मैं लिखूंगा समेशन जे गोइंग फ्रॉम, आई इसलिए नहीं ले रहा बिकॉज आई ऑलरेडी 1 to n है, तो मैं जे ले रहा हूँ, आई भी लिख सकते हैं चलेगा। जे गोइंग फ्रॉम 1 to n वाई जे, यहाँ पर जे है तो यहाँ पर भी जे होना चाहिए, अपॉन एम। ठीक है, ये हो गया दोनों का सेपरेट मीन। अब मैंने बोला डेटा को मैं कंबाइन कर रहा हूँ, तो मैं उसके मीन को मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, कंबाइंड मीन तो मैं सी एम लिखता हूँ। तो बेसिक लॉजिक क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो अभी मेरा डेटा क्या है, x1 x2 xn भी है, y1 y2 ym भी है, दोनों डेटा कंबाइंड है ना। तो मेरा बेसिक लॉजिक क्या है, सबको ऐड करना है, तो ये लिखूं मैं x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn, ये तो फर्स्ट डेटा हो गया, प्लस y1 y2 प्लस डॉट 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 ym। ये बराबर है लॉजिक सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से, बिकॉज मेरा डेटा साथ में आ गया। अपॉन, अपॉन क्या करूंगा मैं,
एम प्लस एन या एन प्लस एन। क्यों एन प्लस एम? क्योंकि पहले मेरे पास एक्स वाले डेटा में एन ऑब्जर्वेशन थे, वाई वाले डेटा में एम ऑब्जर्वेशन थे, दोनों को कंबाइन किया तो मेरे पास अभी एन प्लस एन हो गया कंबाइंड। जब मैंने डेटा कंबाइन किया तो उसका मीन क्या होगा, इसलिए कंबाइंड मीन किया। ये बेसिक लॉजिक है। ठीक है। एन प्लस एम क्यों आया? फॉर एग्जाम्पल एक्स वाले डेटा में 10 ऑब्जर्वेशन थे, वाई वाले डेटा में 7 ऑब्जर्वेशन थे, तो जब कंबाइन करोगे तो कितने हो जाएंगे? 17, 10 प्लस 7। ठीक है। ये मेरा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होना चाहिए, बराबर है लॉजिक के हिसाब से। लेकिन ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैं कुछ तो लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं? नहीं, फर्स्ट पार्ट x1 + x2 + xn, शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ मैं उसको? एक्स बार का फॉर्मूला देखो, समेशन एक्स आई। तो ये फर्स्ट पार्ट को मैं समेशन एक्स आई लिख सकता हूँ ना। और ये सेकंड जो y वाला पार्ट है उसको क्या लिखूंगा? समेशन j गोइंग फ्रॉम 1 to m yj, बराबर है। अपॉन n प्लस एम तो वैसे ही रहेगा, या m प्लस एन नहीं, n प्लस एम लिखता हूँ मैं। ये ठीक है। ये भी बराबर है लॉजिक के हिसाब से। तो ये कब यूज करना है पता है? जब हमको डेटा दिया नहीं है, लेकिन दोनों डेटा का समेशन एक्स है, समेशन वाई जे दिया है, मतलब दोनों डेटा के एडिशन वैल्यूज दिया हमको और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया होगा, तब ये फॉर्मूला यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक डेटा है जिसमें समेशन एक्स है, एक्स ऑब्जर्वेशन का समेशन है 40, और एन उसका कितना है? उसका एन मान लेते हैं 10 है। दूसरा डेटा वाई वाला है, दूसरा सीरीज जिसका समेशन है 30, और उसमें n2 ऑब्जर्वेशन है 5। अभी कंबाइंड भी निकालो। समेशन मतलब टोटल, हाँ, एडिशन बेसिकली। तो मैंने बोला कंबाइंड भी निकालो। तो लॉजिक सोचो कि मुझे दोनों डेटा का एडिशन चाहिए, तो एक्स वाले का एडिशन दिया हुआ है, वाई वाले का एडिशन दिया हुआ है, इन दोनों का ऐड करोगे तो टोटल एडिशन मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा? समेशन एक्स आई प्लस समेशन वाई जे अपॉन टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? n1 + n2। ये एन और एम या n1 n2 चेंज हो सकता है। तो 40 + 30 अपॉन 10 + 5, तो 70/15 आएगा। इसका आंसर ये होगा। समझा? तो कभी कभी समेशन भी देंगे तो एडिशन ऑफ वैल्यूज भी मिल सकता है। ठीक है। अभी एक स्टेप और आगे जाते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई या थोड़ा अलग तरीके से लिख सकते हैं हम। यहाँ पर आओ, एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन एन। अगर मैं एन को यहाँ पर शिफ्ट करूँ तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो एन इंटू एक्स बार का मतलब होता है समेशन एक्स आई। ये मैं लिख सकता हूँ क्या? ठीक है। सेम वाई बार के साथ होगा। वाई बार का अगर मैं एम को इस तरफ ले लूँ तो क्या आएगा? एम इंटू वाई बार इक्वल टू समेशन जे गोइंग फ्रॉम 1 to m वाई जे। तो यहाँ पर समेशन एक्स आई है ना, तो समेशन एक्स आई को मैं एन एक्स बार लिख सकता हूँ। ठीक है। प्लस समेशन वाई जे को मैं एम इंटू वाई बार लिख सकता हूँ अपॉन एन प्लस एम। ये नया फॉर्मूला बन गया। ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है। बेसिक लॉजिक कभी भी मीन पूछा है, अरिथमेटिक मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही दिमाग में रखना है। उसके हिसाब से अपना देखना है कि मुझे डेटा में क्या दिया तो मैं कैसे यूज करूंगा। अगर दो सेपरेट डेटा मैंने दिया है, डेटा ही दिया है, तो तुम्हारे लिए इजी है दोनों का ऐड करने डायरेक्टली और काउंट करने कितने। बट मैं दोनों डेटा नहीं दूंगा, सिर्फ दोनों डेटा का एडिशन दूंगा। तो दोनों डेटा के एडिशन को ऐड करना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों डेटा के। बट मान लो अगर मैंने सिर्फ मीन दिया है, मीन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तब क्या करोगे? तब ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, एन इंटू एक्स बार प्लस एम इंटू वाई बार अपॉन एन प्लस एम। अब कैसे याद रखोगे कि एन इंटू एक्स बार? बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर मेरे डेटा का मीन आता है 5 और मेरे डेटा में है 10 ऑब्जर्वेशन, तो समेशन कितना होगा मेरे डेटा का? एडिशन कितना आएगा? मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50। तो वही आएगा। तो जब भी मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हो तो तुमको समेशन मिलता है, मतलब एडिशन मिलता है ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। समझा? बराबर है ना? मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जब मैं मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करूंगा तो मुझे सम मिलेगा ना। तो यहाँ पर समेशन एक्स आई था, बट मैंने समेशन एक्स आई नहीं दिया है, मैंने मीन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया है।
तब क्या करोगे, मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इसलिए मैंने एन इंटू एक्स बार किया। अभी एन इंटू एक्स बार ही क्यों किया, क्योंकि एक्स बार से रिलेटेड एन था। और वाई बार इंटू एम क्यों किया, क्योंकि वाई बार से रिलेटेड एम था। समझा? अपॉन एन प्लस एम, तो लॉजिकली है। समझा? तो फॉर्मूला को रटना नहीं है, लॉजिक समझो कि कैसे आया वो। पक्का? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल क्या बोल रहा हूँ। एक एग्जाम्पल करते हैं, एक्स बार मान लेते हैं 4 है। N1 में N1 N2 भी लिखूंगा, कभी कभी N और M नहीं लिखूंगा। N है मान लेते हैं 3। वाई बार मैंने तुमको दिया है 5। और N2 है 7। कंबाइंड मीन क्या होगा, मुझे सम चाहिए। तो मुझे मीन दिया है, तो मैं क्या करूंगा, N1 इंटू एक्स बार प्लस N2 इंटू वाई बार अपॉन N1 प्लस N2। N1 इंटू एक्स बार मतलब 4 इंटू 3 करना है, विच इज 12 प्लस 7 इंटू 5 35 अपॉन 3 प्लस 7 विच इज 10। 35 प्लस 12 इज 47 अपॉन 10। तुमको कंबाइंड मीन कितना आएगा, 4.7। समझा? पक्का? अभी मान लेते हैं मैंने एक डेटा का मीन दिया है, दूसरे डेटा का सबमिशन दिया है। वाई बार के बदले मैं यहाँ पर सबमिशन देता। सबमिशन वाई जे जो है वो है 35। फिर क्या करते हैं, सेम चीज, कंबाइंड मीन है ना। तो एक्स वाले डेटा का मेरे पास सबमिशन है क्या, नहीं है। मीन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो कैसे निकालूंगा, N1 इंटू एक्स बार, मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करूंगा तो समीशन मिल जाएगा। बाय वाले डेटा का समीशन है क्या मेरे पास, तो वो तो डायरेक्टली लिखना है, अपॉन N1 प्लस N2। तो फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई भी करना पड़ेगा कभी कभी। ठीक है, समझा? इतना डिफिकल्ट आता नहीं कभी, वैसे इतना डिफिकल्ट है भी नहीं, बट ऐसा कभी पूछते भी नहीं शायद वो। समझा? पक्का ना? तो ये हो गया कंबाइंड मीन वाला प्रॉपर्टी। यहाँ पर इन्होंने एक्स के लिए एम यूज किया है, वाई के लिए एन यूज किया है, चलेगा। लेटर्स के ऊपर नहीं जाना है कभी भी, वो सिर्फ नोटेशन है, वो चेंज हो सकता है वेरिएबल। अभी नेक्स्ट दिया है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल प्रॉपर्टी, ये देखते हैं। अभी नेक्स्ट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब ये हम यूज कब करते हैं, जब मेरा डेटा जब मेरा डेटा बहुत बड़ा होगा। ये हम तब यूज करेंगे जब हमारा डेटा फॉर एग्जांपल काफी बड़े बड़े ऑब्जर्वेशन थे डेटा में। तब क्या होता है, तब एडिशन करना डिवीजन करना पॉसिबल नहीं है, तुम बोलोगे कैलकुलेटर है, लेकिन तुमको कैलकुलेटर यूज शायद ही करना होगा। करना है? अगर करना होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर 11th 12th वाले देख रहे हैं तो उनको कैलकुलेटर यूज करना अलाउड नहीं है। इवन 10th में भी होता है ये। तो तब क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, हमारे डेटा का चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब ये होता है कि तुम अपने ऑब्जर्वेशन में से कोई वैल्यू को सब्ट्रैक्ट या एडिशन कर रहे हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो चेंज ऑफ ओरिजिन हो जाता है। ठीक है। चेंज ऑफ स्केल मतलब जब तुम डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो कोई भी ऑब्जर्व, तुमने मान लो मेरा डेटा है 40 50 समथिंग ऐसा कुछ है, मुझे उसका चेंज ऑफ ओरिजिन करना है, मतलब मैंने कुछ एक वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दिया सारे डेटा पॉइंट्स को। ठीक है, तो वो हो गया चेंज ऑफ ओरिजिन, सब्ट्रैक्शन या एडिशन किया तो। चेंज ऑफ स्केल क्या होता है, जब मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ, तो अपने सारे डेटा पॉइंट्स को अगर मैंने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो वो चेंज ऑफ स्केल हो गया। ठीक है, अब ये हम करते क्यों है, बिकॉज मुझे डेटा को थोड़ा रिड्यूस करना है। तो जब मैं रिड्यूस करूंगा तो मेरा डेटा छोटा हो जाएगा। वो करने से फायदा क्या होगा, वो छोटे डेटा का मुझे मीन निकालना ईजी होगा, एंड देन फिर मैं मेरे ओरिजिनल डेटा का मीन निकाल पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल साथ में दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जब मैं x माइनस ए करूंगा, इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, क्योंकि मैंने माइनस किया है। जब मैं माइनस कर लूंगा उसके बाद मुझे डिवाइड भी करना है, तो डिवाइड बाय एच को चेंज ऑफ स्केल बोलेंगे। अब जो मुझे नया नंबर मिलेगा उसको मैं यू नाम दूंगा, नया वेरिएबल जो मिलेगा उसको यू नाम दूंगा। तो अभी मेरे जो भी डेटा पॉइंट आएगा नए वाले, उसको मैं यू डेटा बोलूंगा। ठीक है, वेरिएबल यू है वो। अब मैं यू का मीन निकालूंगा नॉर्मल मेथड से जो हम करते हैं, मुझे यू का मीन मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, मेरे डेटा है, मेरा वेरिएबल है एक्स, इसके कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये बहुत बड़े बड़े वैल्यूज है, तो मुझे इसको छोटा करना है वैल्यूज को, तो मैंने माइनस ए किया, इसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन। इसको अपॉन एच कर दिया तो चेंज ऑफ स्केल भी हो गया। अब इसको मैं नाम दूंगा वेरिएबल यू। तो अब ये नया वेरिएबल बनाया मैंने, वेरिएबल यू एक्स को यूज करके। तो मुझे यू के कुछ वैल्यूज आएंगे, अब मेरा डेटा चेंज हो गया, यू में चेंज हो गया। ठीक है, वैल्यूज कम हो गए। अब मैं यू का मीन निकालूंगा, बट मुझे मीन किसका चाहिए था, ओरिजिनली एक्स का मीन चाहिए था। तो मुझे एक्स का मीन निकालना पड़ेगा ना।
तो क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर h को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, u इंटू एच हो जाएगा। a को शिफ्ट करूंगा तो प्लस a हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या बची, यू x इक्वल टू a प्लस यू एच बराबर है। लेकिन मुझे x बार चाहिए और u बार मिलेगा मुझे, तो क्या करूंगा मैं समेशन लगा देता हूँ दोनों तरफ। तो यहाँ पर समेशन लगाऊंगा तो समेशन एक्स है आई गोइंग फ्रॉम 1 to n इक्वल टू समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n a प्लस यू आई लिखूंगा मैं बिकॉज मेरा वेरिएबल है यू। ठीक है। अभी यहाँ पर भी n ही आएगा, क्यों, क्योंकि अगर x में 10 ऑब्जर्वेशन है तो u में कितने होंगे, 10 ही होंगे ना, बिकॉज मैं खाली मैंने वैल्यूज को कुछ ऑपरेशन किया वैल्यूज के ऊपर, वैल्यूज तो 10 ही होंगे ना। समेशन एक्स ऐसे ही रहेगा इक्वल टू, यहाँ पर समेशन स्प्लिट हो जाएगा तो समेशन ए आई भी लगेगा, ए आई नहीं सॉरी समेशन ए तो कांस्टेंट है ना, ए वेरिएबल है क्या, ए वेरिएबल नहीं कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, वो हम डिसाइड करते हैं कौन सी वैल्यू होगी। एच को मैं बाहर निकाल रहा हूँ समेशन से क्योंकि एच जो है वो कांस्टेंट है। एच के ऊपर आई लिखा है क्या मैंने, एच के साथ आई लिखा है नहीं ना, तो वो समेशन के बाहर आ जाएगा। जो भी चीज में आई होगा सब्सक्रिप्ट में वही समेशन के अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर आ जाएगा। ठीक है, ए को भी मैं निकालूंगा बाद में बाहर समेशन के, यू आई। ठीक है, समझा। अभी समेशन एक्स आई को वैसे एज इट इज रहने देते हैं। अभी ए के ऊपर समेशन है क्या, सॉरी ए के सब्सक्रिप्ट में आई लिखा है क्या, नहीं, तो वो भी बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, कुछ नहीं, मतलब 1 बचेगा। समेशन ऑफ 1 क्या होता है, जो भी अपर लिमिट है समेशन की वो आंसर आता है। लिमिट क्या है अपर लिमिट समेशन की, n है ना, तो वो क्या हो जाएगा a इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, समझा। समेशन ऑफ 1 इज अपर लिमिट ऑफ समेशन, अगर समेशन 1 से चालू हो रहा है तो, हाँ प्रोवाइडेड। समझा कैसे आएगा n, 1 1 1 1 1 ऐसे n टाइम्स ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए n आएगा प्लस h इंटू समेशन यू आई। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। और इसका वैल्यू क्या है, समेशन एक्स आएगा। एक्स बार कैसे मिलेगा मुझे, एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स आई अपॉन एन ना। तो यहाँ पर मुझे सब पूरे इक्वेशन को मैं एन से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पर अपॉन एन आएगा, यहाँ पर अपॉन एन आएगा और यहाँ पर भी अपॉन एन आएगा, बराबर है। समझ रहे हैं ना। समेशन एक्स आई अपॉन एन क्या होता है, एक्स बार। अभी यहाँ पर ये एन और ये एन कैंसिल हो जाएगा तो ए बचेगा सिर्फ, प्लस एच तो वैसे ही रहेगा। समेशन यू आई अपॉन एन क्या होगा, यू बार, वेरी गुड। समेशन यू आई अपॉन एन क्या होगा, यू बार। तो मुझे एक फॉर्मूला मिल गया कि एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच इंटू यू बार। तो मेरा एक्स का जो मीन है इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू यू का मीन। तो मैं नया डेटा जो मुझे मिला उसका मैं मीन निकालूंगा और फिर यहाँ पर ये इक्वेशन में डाल दूंगा। ए की वैल्यू तो है मेरे पास, एच की वैल्यू भी होगी मेरे पास, यू में फाइंड आउट करूंगा यू बार। ये सब मिल जाएगा तो मुझे एक्स बार मिल जाएगा। तो बस यही होता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, समझा। इसका कोई न्यूमेरिकल आई थिंक नहीं है, हम सॉल्व करेंगे अगर नेसेसरी होगा तो, बट आज के लेक्चर में नहीं बिकॉज ये बहुत शॉर्ट में दिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक यूज किया है, इन्होंने क्लास इंटरवल डेटा था, तो इसका हम क्या निकालते हैं, क्लास मिड पॉइंट बोलते हैं। बराबर याद है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये आ गया मेरा एक्स का वैल्यू, ये आ गया मेरा एफ का वैल्यू। बट एक्स के वैल्यूज फिर भी बड़े 10 30s में है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिसाइड क्या करूंगा कि ना मुझे सब्ट्रैक्ट करना है ये सारे वैल्यूज को कोई एक वैल्यू से। तो किससे सब्ट्रैक्ट करना है वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं पहले ये देखूंगा कि मिडल वैल्यू क्या है, मेरा डेटा कहाँ से चालू हो रहा है, 10 से खत्म कहाँ पर हो रहा है, 110 पे। तो बीच में रफली कोई भी एक वैल्यू लेना है, बीच का कोई भी रफली वैल्यू लोगे चलेगा। क्यों करते हैं पता है ऐसे, क्योंकि ऊपर का वैल्यू कुछ नेगेटिव मिलेगा, नीचे का कुछ पॉजिटिव मिलेगा, ये सब कैंसिल होकर जीरो हो जाता है। तो जब नया डेटा मिलता है ना यूजुअली उसका मीन भी मोस्टली जीरो मिलता है, तो मेरे लिए सॉल्व करना ईजी हो जाता है, समझा। तो रफली अगर यहाँ पर सोचेंगे तो 60 आता है रफ वैल्यू, बिकॉज 10 30 50 70 90 110, ऊपर 3 नीचे 3, तो 50 और 70 के बीच में मुझे वैल्यू ढूंढनी है, क्या होती है 60। तो मैं सारे ऑब्जर्वेशन को 60 से सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करने के लिए अपने ऊपर है किससे करना है। यहाँ पर मैं 10 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि सारे नंबर 10 के टेबल में आ रहे हैं। मैं 20 से भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पर इन्होंने 20 से किया। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि किससे करना है, तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हें लगता है कि 10 से करने से हो जाएगा तो 10 से करो, 20 से करने से हो जाएगा तो 20 से करो, या 50 से भी कर सकते हो, योर चॉइस। इन्होंने 20 से किया तो उनको नया वेरिएबल यू ये मिला। ठीक है,
अभी हमको क्या करना है, यू और एफ को यूज करके निकालना है। तो क्या करते हैं हम, एक्स के साथ क्या करते थे, एक्स आई इंटू एफ आई, उसका एक कॉलम आता था, इसका एडिशन डिवाइडेड बाय एफ का एडिशन, वो मेरा मीन होता था, बराबर है। सेम चीज करना है बट एक्स के बदले यू को यूज करना है। तो एफ इंटू यू, ये कॉलम बनेगा, इसका एडिशन अपॉन समेशन एफ का एडिशन, एफ का एडिशन तो क्या आएगा, समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ। इसका आंसर क्या है हमको, यू बार का 55 सेकेंड्स। अभी फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच इंटू यू बार। यू बार की वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू क्या है 60, प्लस एच की वैल्यू क्या है 20 इंटू 55। लेकिन यहाँ पर अच्छा, एक मिनट, 55 नहीं है, एक मिनट। तो यहाँ पर एक्चुअली यू बार 55 नहीं है, यहाँ पर है यू बार -0.25। और लॉजिकल भी, बिकॉज सारे नंबर्स पॉइंट में, तो यहाँ पर 55 नहीं होगा। तो यू बार की वैल्यू क्या है, 0.25, -0.25। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स बार तुमको 55 आएगा। ठीक है, तो इससे इजी क्या होगा कि मेरा कैलकुलेशन बहुत कम हो गया, समझा। आई थिंक डिवाइड बाय 10 ज्यादा इजी होता था, बिकॉज 10 के नंबर्स मल्टीप्लीकेशन भी इजी होता है 10। ठीक है, ये था कंबाइंड मीन के लिए। और चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ठीक है, मीन का टॉपिक खत्म हो गया यहाँ पर। अभी नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन। अच्छा टॉपिक है काफी। अब ये सेकंड, ऑब्वियसली सेकंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है मीडियन। अब मीडियन क्या होता है कि मेरा डेटा जो है ना, अगर मान लो मैंने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, कोई भी एक ऑर्डर में अरेंज किया, उसका मिडल वैल्यू होता है मेरा मीडियन। बेसिकली मेरा मीडियन जो होता है मेरे डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर मेरे डेटा में 11 ऑब्जर्वेशन होंगे, तो मीडियन वो ऑब्जर्वेशन होगा जिसके नीचे 5 होंगे ऑब्जर्वेशन, उसके ऊपर 5 ऑब्जर्वेशन होंगे, और वो सिक्स वाला ऑब्जर्वेशन जो होगा वो मीडियन होगा। तो मेरा मीडियन जो होता है वो डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो मीडियन के, इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी है वो, जैसे मीन था एक वैसे ही है। तो मीडियन के नीचे आधे ऑब्जर्वेशन होंगे, मीडियन के ऊपर आधे ऑब्जर्वेशन होंगे। अगर 10 ऑब्जर्वेशन है मेरे डेटा में, तो मीडियन के नीचे 5, मीडियन के ऊपर 5, इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे। ठीक है, इसलिए ये बोलते हैं कि मीडियन डिवाइड्स द डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज अ पोजिशनल एवरेज। It does not even change even if there are extreme observations. It does not depend on the exact values of all the observations, but only depends on their order of magnitude. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन में हमने एक ड्रॉबैक पढ़ा था, क्या ड्रॉबैक था मीन का, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक था मीन का, क्या था, मीन इज अफेक्टेड बाय आउटलायर्स, याद है। तो मीन में क्या होगा कि अगर मान लेते हैं मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जो बहुत मेरे डेटा का, मान लो मेरा डेटा का एवरेज है 5, और मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जो 30 समथिंग के आसपास है, ये हमने किया था एग्जाम में। तो क्या होगा, आउटलायर जो होता है, जो बहुत मिनिमम या बहुत मैक्सिमम वैल्यू जो मेरे डेटा के रेंज के आसपास नहीं है, तो क्या करेगा, मीन को अफेक्ट करता है ना, मीन चेंज हो जाता है। एक दो भी आउटलायर होंगे तो मेरा मीन का वैल्यू फ्लक्चुएट होगा बहुत ज्यादा। बट मीडियन में ऐसा नहीं होता है, मीडियन फ्लक्चुएट नहीं करता जल्दी, या बहुत बहुत मिनिमम चेंज होगा अगर मीडियन से होगा भी तो। क्यों नहीं करता, बिकॉज मीडियन कभी वैल्यूज को भाव ही नहीं देता है। उसके मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है मुझे कि वैल्यू, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन है कि इसका वैल्यू है 40, 40 50 60, मुझे 40 50 60 से मतलब नहीं है, उसका ऑर्डर क्या है मुझे उससे मतलब है। कि 40 है तो वो कहाँ पर आएगा, 50 है तो कहाँ पर, मत हाँ, इसलिए उसको पोजिशनल एवरेज बोलते हैं। बिकॉज हम डेटा के मैग्नीट्यूड को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम उसके पोजीशन को कंसिडर करें कि वो ऑर्डर अगर मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा, तो वो ऑब्जर्वेशन कहाँ पर आएगा, बस उतना ही मुझे भाव देना है उसको। तो इसलिए अगर कोई बहुत बड़ा है, बहुत छोटा ऑब्जर्वेशन भी होगा, तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर बहुत छोटा ऑब्जर्वेशन होगा तो डेटा के स्टार्ट में आ जाएगा, बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन होगा तो डेटा के एंड में आ जाएगा। तो मीडियन क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, समझा। तो मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय आउटलायर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या दिया, इट इज इनफैक्ट दैट वैल्यू विच डिवाइड्स द डेटा इनटू टू इक्वल हाफ्स। ठीक है, डेफिनेशन क्या दिया, the median of a set of n measurements, xi going from I going from 1 to n, is defined to be that value below and above which 50% of observations fall. तो एक ऐसा वैल्यू होता है मेरे डेटा में मीडियन, जिसके नीचे 50% होंगे और उससे ज्यादा 50% ऑब्जर्वेशन होंगे। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ऐसा जरूरी है क्या अगर मेरा मीडियन कोई एक वैल्यू है वो मेरे डेटा में होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मेरा डेटा का मीडियन आता है 5, तो जरूरी है कि मेरे डेटा में 5 होना ही चाहिए? क्यों ऐसा? एग्जाम्पल दे मुझे एक। क्यों ऐसा? मीडियन तो पोजीशन को डिफाइन करता है ना, हाँ तो उसको वैल्यू से क्या मतलब? बट फाइव मेरा हो या ना मीडियन का हो। कुछ तो वैल्यू होगा ना, मीडियन का वैल्यू थोड़ी नहीं हाँ, होगा। तो जो सेंट्रल वैल्यू होगा वो ही कंसिडर करेंगे। सेंट्रल वैल्यू उसको कंसिडर करेंगे ना। हाँ। तो मान लेते मेरा मीडियन 5 है कोई एक डेटा का, हाँ, तो जरूरी है कि मेरे डेटा में 5 होना ही चाहिए एज एन ऑब्जर्वेशन? भाई ये तो फाइव होगा ही ना। पक्का? हाँ। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तुम कमेंट्स कर सकते हो इसमें। कैसे? जैसे मीन के लिए था, फॉर एग्जांपल अगर मेरा मीन आता है 4.75, जरूरी है मेरा 4.75 डेटा नहीं। में होगा? नहीं। मीडियन के लिए क्यों ऐसे की होना चाहिए? अगर मेरे डेटा में 11 ऑब्जर्वेशन है, हम्म, ठीक है, तब तो बहुत इजी है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन बीच में आते हैं, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो बीच में आएगा बिकॉज इसके नीचे 5 है, हम्म, इसके ऊपर 5 है, 5 + 5 10, और ये सिक्स्थ वाला एक 11 हो गया। तो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन तो बहुत डिफाइंड है कि हाँ सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन मतलब वो डेटा में तो होगा ही होगा। बट मेरे अगर डेटा में सिर्फ 10 ऑब्जर्वेशन है, इसका मिडिल कैसे निकालेगा? 10 तुझे पता है, 5 नीचे 5 ऊपर होनी चाहिए, बट बीच वाला मिडिल। वैल्यू तो 5.5। नहीं। 5.5 ऑब्जर्वेशन होता है क्या? ऑब्जर्वेशन तो 1 2 3 4 ऐसे ही होगा ना। हम्म, 5.5 ऑब्जर्वेशन तो नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे हम? लेकिन तुझे ये पता है 5.5 ही होना चाहिए इसका मिडिल वैल्यू। सोच। जैसे 11 के लिए था, 11 का मिडिल वैल्यू क्या होता है? सिक्स। 6। तुझे पता है सिक्स ऑब्जर्वेशन मेरा मिडिल वैल्यू होगा, तो बराबर है। 10 के लिए 5.5। 5.5 कैसे कैलकुलेट किया? कैसे कैलकुलेट किया? बीच का वैल्यू है ना। बीच का वैल्यू, तो तूने ये सोचा 11 के लिए, तो तूने ये सोचा होगा कि 5 नीचे 5 ऊपर, तो बीच में एक वैल्यू होगी, तो सिक्स ऑब्जर्वेशन आएगा। 10 के लिए तू ये सोचेगा 5 नीचे 5 ऊपर, तो अगर 5 नीचे 5 ऊपर है तो बचा ही नहीं, 10 तो खत्म हो गए। तो तेरे दिमाग में है कि 5.5 हो सकता है, 5.5। बट 5.5 ऑब्जर्वेशन कभी होता नहीं है। बट तुझे ये पता है 5.5 होना चाहिए। तो मैं ये करूँ क्या, मैं फिफ्थ ऑब्जर्वेशन और सिक्स ऑब्जर्वेशन का मीन निकाल लूँ, तो मुझे 5.5 मिल जाएगा क्या? क्योंकि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं 10 है, सॉरी 100 है लेते हैं, और सिक्स ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 120 है। तुझे पता है कि 5.5 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि फिफ्थ भी नहीं हो सकता, सिक्स भी नहीं हो सकता। तो तुझे इसके बीच का कोई वैल्यू चाहिए, तो तूने इन दोनों का मीन निकाल लिया, फिफ्थ और सिक्स का, तो कितना आएगा? 110। तो इस केस में मेरा मीडियन जो है वो डेटा में आ रहा है क्या? समझा? कंफ्यूज लग रहा हाँ, है क्या नहीं हुआ? नहीं, अरे मुझे नहीं एक्सपीरियंस है। पक्का? हम्म, तो इस केस में मेरा मीडियन डेटा में है क्या? हाँ। 110 110 डेटा वो में था निकाला, क्या? नहीं वो निकाला। डेटा में नहीं है, हाँ। लेकिन वो मेरा मीडियन आया। हाँ। क्यों आया? बिकॉज 100 डेटा में है, 120 डेटा में है, मुझे मीडियन इतना पता है इसके बीच में होगा, तो मैंने एक वैल्यू निकाली 110, विच इज नॉट इन द डेटा बट इट इज अ मीडियन। तो ये कब काम आता है? जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे, ये भी ऑब्जर्व करना है। हम्म, ये नोटिस किया, जब 10 ऑब्जर्वेशन से तब मुझे प्रॉब्लम आया, जब 11 थे तब प्रॉब्लम नहीं आया। 5 ऑब्जर्वेशन होते तो मीडियन क्या होता? ठीक। थर्ड ऑब्जर्वेशन। 3 नहीं होता, थर्ड थर्ड ऑब्जर्वेशन। 3 नहीं होगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू होगी वो ऑप्शन। होगा। इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यूजुअली असेंडिंग लेते हैं। अगर मान लेते हैं 9 ऑब्जर्वेशन होते तो 4 कैसे आएगा? फिफ्थ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन, तो इसका कुछ फॉर्मूला होना चाहिए ना। तो इजी है। अगर तेरे डेटा में n ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन इज द n+1/2th ऑब्जर्वेशन इफ द n वैल्यू इज ऑड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एम n क्या? के ऑब्जर्वेशन, एम एम। अरे th है वो, सॉरी, n+1/2th ऑब्जर्वेशन, मतलब अगर यहाँ पे 3 आया तो थर्ड, 5 आया तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। लिखते हैं ना हम लोग ऐसे, फिफ्थ सेवेंथ ऐसे। समझा? लेकिन कब? जब n इज ऑड। अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो मीडियन मुझे ऐसे मिलेगा। अभी ट्राई करते हैं। जब 11 ऑब्जर्वेशन थे तो मीडियन क्या आया था? सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन सिक्स आया था। ये ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला में n की वैल्यू 5 डाल देते हैं, सॉरी 11 डाल देते हाँ। हैं। तो n इज ऑड
तो मीडियन m क्या होता है हमारा, n+1 2 विथ ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल, n की वैल्यू अगर 11 थी तो मुझे पता है मीडियन जो था 6th ऑब्जर्वेशन आया था, तो इसमें डाल के देखते हैं हम। 11+1/2 12 आ जाएगा। 11+1 12, 12/2 कितना होता है, 6th ऑब्जर्वेशन। तो मेरे डेटा को मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा और जो भी 6th ऑब्जर्वेशन होगा वो मेरा मीडियन होगा, समझा। अभी नेक्स्ट, व्हाट इफ मेरा डेटा अगर इवन ऑब्जर्वेशन के साथ है, तब क्या करूंगा। जैसे मेरा प्रॉब्लम आया था जब मैंने बोला मेरे पास डेटा में सिर्फ 10 ऑब्जर्वेशन है, तब क्या करोगे। तब मुझे 5.5 आया था। कैसे आया था, कैसे डिसाइड किया 5.5 ही होना चाहिए। मैंने पहले तो डिवाइड बाई 2 कर दिया। आधा करना है ना मुझे डेटा को, तो मेरा सिंपल लॉजिक होता है कि मुझे डिवाइड बाई 2 तो करना ही पड़ेगा, है ना। डिवाइड बाई 2 किया तो आंसर आता है 5। बट प्रॉब्लम क्या है, 5 नीचे और 5 ऊपर। तो अगर 5 नीचे 5 ऊपर है तो ऑब्जर्वेशन तो खत्म हो गए ना मेरे। तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि मेरा मीडियन डेटा में नहीं होगा। बिकॉज अगर मेरा मीडियन डेटा में होता तो 5 नीचे 5 ऊपर, और मीडियन को काउंट करेगा तो 11 हो जाएंगे। तो मीडियन डेटा में नहीं है, बराबर है। 5.5 कैसे मिला, 5 नीचे 5 ऊपर, तो उन दोनों के बीच में 5.5 आ गया। तो इसका फॉर्मूला निकालते हैं। अगर मान लेते, चलो और एक क्वेश्चन, अगर मान लेते 14 ऑब्जर्वेशन होते तो क्या आता। 7 तो कौन सा ऑब्जर्वेशन का मीडियन, 7.5, 7.5, हाँ चलेगा, समझा। तो बेसिकली तुम हाफ कर रहे हो और +0.5 कर रहे हो, यही है ना। अगर मान लीजिए 20 ऑब्जर्वेशन होते तो तभी 10.5 आता, 10.5 ऑब्जर्वेशन, बराबर है ना। तो हम हाफ कर रहे हो और +0.5 कर रहे हो। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है कि हाफ +0.5, ये एक फॉर्मूला बन सकता है। तो शायद होना भी चाहिए था, आई थिंक सो। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, सॉरी एन इज इवन ना। मैंने एक्सप्लेन क्या किया था कि हम क्या करेंगे, अगर 10 ऑब्जर्वेशन है तो 5th और 6th का मीन निकाला था मैंने, उसको ऐड करके डिवाइड बाई 2 किया था, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर एन इवन है तो 10 ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने कैसे निकाला था 5 और 6। 10 का हाफ जो होता है वो 5 होता है, और हाफ में अगर मैं +1 कर दूं तो मुझे 6 मिलता है। तो 5 और 6 मैंने कैसे ऑब्टेन किया, पहले n का हाफ किया तो 5 आया, फिर +1 किया तो 6 आया, फिर मुझे पता है 5 और 6 का मीन निकालना है। अगर 14 होता तो तूने बोला 7.5, इसका मतलब पहले 7 और फिर 8। तो बेसिकली हाफ किया पहले, फिर हाफ में +1 किया तो 7 और 8 आया, फिर इसका मीन निकालना। तो अगर n इवन है तो पहले मैं निकालूंगा n/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, प्लस ये m है। फिर क्या करूंगा, n/2 +1, ये +1 ऊपर नहीं आ, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं इसको n+1/2, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो n/2 +1 किया, ये वाला एक ऑब्जर्वेशन, और इसको अपॉन 2 करना है क्योंकि हमको एवरेज निकालना है, समझा, पक्का। तो ये दो केस हो गया जब मीडियन निकालना है, जब n की वैल्यू इवन है और ऑड है, ठीक है, इजी। अभी एक एग्जांपल डिस्कस करें, मीडियन कहाँ पर काम आता है और कहाँ पर मीन नहीं काम आएगा। क्या हो सकता है एग्जांपल, सोच। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे तुझे ऐसा लगता है नहीं मीन का ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए, मीडियन का ज्यादा यूज होना चाहिए, क्या लगता है। सोचो सोचो। तो किसी का सेंटर वैल्यू निकाल लो। क्या निकालना हो, सेंटर वैल्यू तो मीन भी तो रफली सेंट्रल वैल्यू देती है। वो तो एवरेज देता है। तो यहाँ पर भी तो पोजीशन एवरेज लिखा है मैंने, क्या फर्क पड़ता है। तो क्या होता है मीन और मीडियन में क्या डिफरेंस हो वो सकता है। वैल्यू का एवरेज देता है, एक पोजीशन है। बट एग्जाम्पल देना मुझे, कहाँ पर ऐसा लगता है तुझे ज्यादा यूजफुल होगा मीडियन निकालना, या यही एक चीज है कि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज कहाँ पर यूज करनी है। तुझे सॉफ्टवेयर अगर आता होगा, अब तुझे पता है मीन मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो तू निकाल लेगा, बट कहाँ पर किसको यूज करना है ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही नहीं पता होगा, मुझे डेटा का मीन मिलता है, मुझे वो डेटा का मीडियन भी मिल जाएगा, अगर मीन मिल रहा है तो मीडियन भी मिल ही जाएगा।
तो मैं किसको ज्यादा भाव दूं, मुझे मीडियन ज्यादा यूजफुल है मेरे लिए कि मीन ज्यादा यूजफुल है, वो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में लिखा होगा ना। अरे मेरे भाई को गाइस, ये भाई साहब मुझे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में लिखा होगा ना मीन निकालना है कि मीडियन निकालना है। मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ यार, कि अगर मैंने कोई एक डेटा, ये सिर्फ तुम अभी ये पढ़ रहे हो स्टैटिस्टिक्स, तो इम्पोर्टेंट तुमको ये सब सोच क्यों आया कैसे आया, ये बहुत शायद स्टूपिड लग रहा होगा। अरे मैं तो सॉफ्टवेयर से निकाल सकता हूँ, एटलीस्ट जिनको आता है वो तो, जिनको मालूम है सॉफ्टवेयर से निकल सकता है, उनके लिए बहुत स्टूपिड होगा कि अरे ये तो हो जाएगा सॉफ्टवेयर में, तो मतलब क्या इतना पढ़ने का। मतलब ये है कि ये कहाँ पर इम्प्लाई करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुझे एक मैंने प्रोजेक्ट दे दिया, ठीक है, मैंने बोला इसका एक कोई भी एक डेटा दे दिया, बोला मीन मीडियन निकाल, और या तो मुझे तू सोच कि तुझे क्या लगता है मीन निकालना है कि मीडियन निकालना है, और मुझे उसके ऊपर कंक्लूजन निकाल के दे। अब वो तेरे ऊपर है कि तू डिसाइड कर कि इसमें मुझे मीन ज्यादा यूजफुल है कि मीडियन ज्यादा यूजफुल है, क्या ज्यादा काम में आएगा मेरे, या क्या यूज करने से मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। एक एक ये देता हूँ अगर हिंट। मीन में ओवरलैप ज्यादा है, अगर डेटा में आउटलायर्स ज्यादा है आउटलायर तो तू ज्यादा उसको है। रिप्लेस कर सकता है, वो भी एक ऑप्शन है मीन निकालने के लिए, मैंने उस दिन बताया था। ठीक है, एक अच्छा पॉइंट है कि अगर आउटलायर्स ज्यादा है तो तू शायद मीडियन निकाल सकते हो, वेरी गुड, अच्छा पॉइंट है एक्चुअली, अच्छा पॉइंट है। तो तू मीडियन निकाल सकता है, ज्यादा यूजफुल होगा तेरे लिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है सैलरीज का। एक कंपनी है, ठीक है, तुझे उसको ज्वाइन करना है, तू उसकी एवरेज सैलरी देखेगा कि मीडियन सैलरी देखेगा? एवरेज, क्यों? क्योंकि एवरेज भी वो लोगों को मिल रहा ऑन एन एवरेज वो मिल रहा है लोगों है। को, बट एक कंपनी में तो बहुत लोग काम करते हैं, तो वो कंपनी के सारे लोगों को काम, एवरेज सैलरी वो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, जितने भी लोग काम करते हैं सबका एवरेज सैलरी निकालना बोल रहा हूँ मैं तुझे। तब वो सबको कंसिडर करके फिर तू एवरेज सैलरी देख, तब तब क्या लगता है मीन काम में मीनिंग आएगा? क्यों? कि उसमें बहुत ज्यादा, एक या तो बहुत ज्यादा होगा या तो बहुत कम भी होगा, करेक्ट, या तो तो यहाँ बीच पर में एक होगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा ना, जो कंपनी के एकदम टॉप पे है उसकी सैलरी शायद 5-6 लाख ऐसे कुछ हो, जो एकदम बॉटम पे उसकी सैलरी शायद 5-10 हज़ार रुपए हो। तब तू इतने लोगों को कंसिडर करके तू बोलेगा अरे हाँ ये कंपनी में, फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी में एवरेज सैलरी मंथली हमको फॉर एग्जाम्पल 25,000 है, बट एवरेज सैलरी है ना, तो वो इतने लोगों को कंसिडर करके निकाल रहा है ना, तो बहुत हाई पोस्ट वाले लोग भी है, बहुत लो पोस्ट वाले लोग भी है, तो सैलरी का इतना डिफरेंस आता है, तो तेरे डेटा में आउटलायर्स बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर मीडियन सैलरी काम आता है। तो तू मीडियन इसलिए निकालेगा बिकॉज तुझसे तुझे ये मालूम पड़ेगा कि ठीक है आधी कंपनी कितना कमा रही है मुझे वो देखना है, तो 50% लोग कंपनी के कितना कमा रहे हैं वो देखना है मुझे। तो फॉर एग्जाम्पल तुझे तेरी मीडियन मिला कंपनी का 50,000, तो इससे ये बोल सकता है कि कंपनी में 50,000 अगर उनकी मीडियन सैलरी आई, तो 50% लोग ऐसे जिनकी सैलरी 50,000 से कम है, 50% लोग ऐसे जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा। ज्यादा है। तो ये केस में तू मीडियन यूज करेगा, सैलरीज के लिए मीडियन ही यूज करते हैं हम लोग, समझा? तो एक बहुत अच्छा पॉइंट तूने बोला था कि डेटा में जब आउटलायर्स होंगे तो हम ज्यादा मीडियन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया, डेफिनेशन हो गया, सम ऑथर्स डिनोट मीडियन बाय एक्स क्रिंक मार्क, या ये एक्स बार नहीं है, ये ऐसा है, वन के ऊपर तुम्हारे कीबोर्ड में देखोगे, वन के बाजू वाले इसमें की पे वो एक्स क्रिंक बोलते हैं हम उसको, क्रिंक ही बोलते हैं आई थिंक सो, क्रिंक भी नहीं बोलते हैं, उसका कुछ नाम होगा पता नहीं, देखते हैं। कॉल, कॉल लिखा है यहाँ पे ना, एक्स कॉल लिखा है नाम, और सिंपली बाय एम ई भी लिख सकते हो, एम भी लिखते हैं बहुत जगह पर, ठीक है, एम ई तो मैंने बहुत कम देखा है, एम लिखते हैं हम लोग मोस्टली कैपिटल एम। ठीक है, अभी जो मैंने तुमको एग्जांपल एक्सप्लेन किया उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं था तुम्हारे पास डेटा, ये सिर्फ रॉ डेटा के लिए एक्सप्लेन किया, दिस इज ओनली फॉर रॉ डेटा, इतना जो भी है डेटा मैंने सिर्फ लिख के दिया तुमको, तब तुम ये यूज करोगे फॉर्मूला। ठीक है, बट अलग अलग टाइप्स के डेटा भी होते हैं, हम अभी केस ऑफ अनग्रुप डेटा देखते हैं, ये देख के हम फिनिश करेंगे लेक्चर, ठीक है, बिकॉज इसके बाद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, टाइम जाएगा काफी। ठीक है, अभी फर्स्ट क्या है, केस ऑफ अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का मतलब क्या होता है, कुछ ग्रुपिंग नहीं किया तुमने, डेटा है ऐसे दे दिया मैंने तुमको, ठीक है, कैटेगराइज नहीं किया है, ठीक है, तो क्या दिया, सपोज एक्स आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, एक्स आई के ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, आर गिवन टू अस, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मीडियन ऑफ सच अनग्रुप डेटा अरेंज ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यूजुअली हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। लोकेट द मिडल ऑब्जर्वेशन, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ऑड इक्वल टू 2k+1, 2k+1 मतलब ऑड नंबर को हम लोग 2k+1 लिखते हैं, कैसे? फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक ऑड नंबर को ना तू 2 into समथिंग +1 के तरह लिख सकता है तू,
इसलिए हम कभी भी ऐसा लिखते हैं। अगर मान ले, ये बहुत कंफ्यूजिंग एक्चुअली, ये यूज मत करना। मैंने जो लिख के दिया यही यूज करना, जो भी लोग देख रहे हो यही यूज करना फॉर्मूला, वो 2k+1 और वो सब यूज मत करो, वो बहुत कंफ्यूजिंग है और अननेसेसरी है बहुत। ऑड नंबर को हम 2k+1 के फॉर्म में लिखते हैं, और इवन नंबर को हम 2k के फॉर्म में लिखते हैं। क्यों? इवन नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2। तो अगर वो नंबर डिविजिबल बाय 2 है तो मैं उसको 2 इंटू समथिंग लिख सकता हूँ। तो इसलिए हम इवन नंबर को 2k के फॉर्म में लिखते हैं। के क्या हो सकता है? कुछ भी। अगर मान ले मेरा नंबर है 10, तो तू 10 को कैसे लिख सकता है? 2 इंटू 5। 5, समझा? तो इसलिए क्योंकि इवन नंबर को हम 2k के फॉर्म में लिखते हैं। 2k+1 क्यों? ऑड नंबर होगा तो तू कोई 2 का मल्टीपल +1। अगर मुझे 11 को डिनोट करना है तो मैं क्या करूंगा? 2 इंटू 5 आ गया, +1, तो 11 आ गया। या तो मैं -1 भी कर सकता था, तो यहाँ पर मुझे 2 इंटू 6 करना पड़ता। समझा? समझा? तो यहाँ पर ऐसे लिखा है इन्होंने, ऐसे ही। बट ये यूज मत करना प्लीज, ये फॉर्मूला यूज मत करना। देन द वैल्यू ऑफ द मीडियन इज k+1 एट ऑब्जर्वेशन। जो मैंने लिख के दिया ये यूज करो, सबसे सिंपल है। अगर मीडियन आया तो n+1 अपॉन द होल अपॉन 2 करते हो। अगर इवन आया, ऑड आया तो ये, अगर इवन आया तो पहले हाफ प्लस हाफ का +1 करना है, उन दोनों ऑब्जर्वेशंस का अपॉन 2 करना है। समझा? For example, median disintegrating time for drugs A, B, C, D of the data as given in table 4.1 are respectively 22, 20, 25, and 17.5. The relationship for median disintegrating time in seconds can now be stated as, सबसे छोटा median क्या है टाइम? 17.5। तो ड्रग डी का सबसे कम है, फिर ड्रग बी का है, फिर ड्रग ए का, फिर ड्रग सी का। However, these four medians are computed on sample of different sizes. How to account for these different sample sizes for drawing the conclusion for this data needs further study. ठीक है? क्यों क्या बोला है मालूम है? हमने डेटा देखा था मीन निकालने के टाइम पे। कहा गया? ड्रग का डिसइंटीग्रेटिंग टाइम हमने देखा था, ये वाला टेबल। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। तो मैं जब सबका मीडियन निकाल रहा हूँ ना, तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हर एक डेटा के लिए अलग अलग है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो मीडियन को हम कैसे, वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे क्योंकि डेटा ही अलग अलग, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हर एक डेटा में अलग अलग है ना। तो वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ हमको मीडियन कुछ मिला था। ठीक है? मीडियन का वैल्यू मतलब इसको आधा आधा करना है। यहाँ पर 10 ऑब्जर्वेशन है तो इन दोनों का एवरेज लिया है। 25 का एवरेज क्या होगा? एवरेज हमेशा ध्यान में रखना है कि 25 मिडिल वैल्यू होती है। 20। अच्छा अगर मैं ओके। 2 ऑब्जर्वेशन देता हूँ उसका एवरेज पूछता हूँ तो क्या होता है? एबसेंट मीन इज ऑलवेज द मिडिल वैल्यू। ठीक है? 30। तो अगर मैंने तुझे बोला कि 10 और 20 का मीन निकालना है, क्या होगा? 10 और 20 का मीन हाँ, 30 अपॉन 15। 15 आएगा बीच की वैल्यू ना। तो 25 का मीन क्या होगा? 25। 25, क्योंकि 25 के बीच में कोई जगह ही नहीं है, तो 25 + 25 करोगे 50 आएगा, अपॉन 2 25 ही आएगा वापस से। समझा? फिर 19 और 20, यहाँ पर कितने ऑब्जर्वेशन है? 9। 9 आएंगे तो कौन सा कितना आना चाहिए? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ना। अच्छा, और एक प्रॉब्लम है, सॉरी ये हमने ध्यान ही नहीं दिया। क्या प्रॉब्लम है? मैंने एक गड़बड़ की है, बताते हैं। ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में ही नहीं है, तो मैं कैसे फिफ्थ और सिक्स डायरेक्टली देख रहा हूँ? पहले मुझे अरेंज करना पड़ेगा ना, तो वो बाद में कर सकते हैं। ठीक है? समझा? कैसा था लेक्चर आज का? अच्छा था? बोरिंग था? नहीं। मीडियन का नेक्स्ट केस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज वहां पर हम देखेंगे कि वहां पर क्लास वगैरह आएगा, तो क्लास में हम कैसे डील करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है? फिर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीडियन, देन मोड स्टार्ट करेंगे। मोड काफी इजी निकालने के लिए, प्रोवाइडेड डेटा अच्छा होगा। तो जब ये वाला डेटा होता है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा होता है रेंज वाला, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, वो हम देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है? चलो बाय गाइस।